Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Today we are starting a new chapter which is inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions आपके लिए बिल्कुल ही न्यू चैप्टर है. इससे पहले आपने 10th एंड 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ा है, बट नाउ वी आर स्टडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इनवर्स वर्ड आपने पहले भी पढ़ रखा है 12th क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर में, जिसमें हमने इनवर्स ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखा था. मैं आपको याद दिला देता हूँ. Let there be a function f which is going from a b c to x y z so that f of a is x, f of b is y and f of c is z, right? तो अगर ये फंक्शन f है तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होता है f इनवर्स, वो बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा. x y z से a b c ऐसे हो जाएगा. तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू b एंड f इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू c. तो अगर ये f इनवर्स f फंक्शन है तो ये इसका इनवर्स फंक्शन है. बट देयर वाज अ कंडीशन. वो कंडीशन क्या थी कि कोई भी फंक्शन का अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है तो वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए. दोनों होना चाहिए उसमें. ये फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल है. ठीक है, तो अब हम कंसिडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूं तो आपने देखा होगा 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होती है. फिर उसके बाद पाई पे यानी कि 180 पे भी इसकी वैल्यू 0 होती है. 2 पाई पे भी वैल्यू 0 होती है. 3 पाई पे भी वैल्यू 0 होती है. यानी पाई के सभी मल्टीपल्स पे वैल्यू 0 हो जाती है. सो दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 तो है ही नहीं, राइट? और अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो उस फंक्शन का इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते, राइट? तो ऐसे ही अगर आप कोसाइन का केस भी लेंगे, कॉस फंक्शन का, तो उस केस में भी वो 1 1 नहीं आएगा. तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो स्ट्रेट अवे इन्वर्टिबल नहीं होता है. So we have to, if we want to find inverse of trigonometric function, then we have to do a slight modifications. वो क्या है वो मैं आपको explain करता हूं. जैसे ये ट्रिगो फंक्शंस मैं ले रहा हूं, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, देन कोटेंजेंट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन एंड कोसीकेंट फंक्शन. देखिए, नॉर्मली इन सबकी जो डोमेन है वो आर होती है. आर यानी कि आप कोई भी रियल नंबर यूज कर सकते हो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ. बट अभी हमने देखा कि जैसे साइन या कॉस फंक्शन जो है वो 1 1 होते ही नहीं है, क्योंकि वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिपीट होने लग जाती है. अब किस तरह से उन्हें 1 1 बनाया जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डोमेन में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी. इससे पहले मैं एक और चीज जान लेता हूं कि इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है. वो भी है, वैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. देखिए, साइन फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से 1 होती है. कॉस फंक्शन की रेंज भी -1 से 1 होती है. टेन फंक्शन की जो रेंज होती है वो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी रियल नंबर्स. और कॉट फंक्शन की भी रियल नंबर्स होती है. सीकेंट फंक्शन की होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1. और कॉसेक फंक्शन की भी यही होती है. ठीक है, अभी फिलहाल ये फंक्शंस 1 1 नहीं है, बट इनको 1 1 बनाने के लिए मैं साइन जो फंक्शन है उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं. एक छोटी सी विंडो में ले आया हूं, सिर्फ -π/2 से π/2. वाई? बिकॉज -π/2 से π/2 के बीच में आने वाले जितने भी एंगल्स हैं उन एंगल्स का अगर मैं साइन फंक्शन के साथ यूज कर लेता हूं तो ये सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी और सारी वैल्यूज एक एक बार ही कवर होंगी. यानी कि ये फंक्शन 1 1 बन जाएगा. कहने का मतलब ये है कि -π/2 से π/2 तक -1 जो वैल्यू है वो किसी एक ही एंगल पे आएगी. ऐसे 0 वैल्यू भी किसी एक एंगल पे ही आएगी. 1/2 वैल्यू भी किसी एक एंगल पे ही आएगी. तो ये फंक्शन 1 1 बन जाएगा. सेम वे में कॉस में भी हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, वो ये है 0 से पाई. और टेन फंक्शन में भी रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में. और कॉड फंक्शन में
0 से पाई करना पड़ेगा हमें। सेकेंड फंक्शन जो है वो 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। पाई बाय 2 इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइन हो जाता है फंक्शन। एंड कॉसेक फंक्शन में भी आप ये वाली मॉडिफिकेशन कर देंगे। दैट्स इट। तो ये मैंने जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन में कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डोमेन, राइट। अब ये प्रिंसिपल डोमेन बनाने का ये फायदा हो गया कि नाउ ये फंक्शंस जो हैं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इन्वर्टिबल हो गए हैं, तो नाउ इनका इनवर्स पॉसिबल है। अब मैं इनका इनवर्स बताता हूं आपको क्या होगा। यहां पे मैं ले रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें मैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, देन tan इनवर्स, cot इनवर्स, secant इनवर्स एंड कोसेकेंट इनवर्स फंक्शंस ले रहा हूं। यहां पे आ जाएंगी इनकी जो पहले रेंज थी, जब आप इनवर्स फाइंड करते हैं तो जो रेंज होती है वो बन जाती है डोमेन। तो अब इनकी डोमेन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स की डोमेन हो जाएगी -1 से 1, कॉस की हो जाएगी अगेन -1 से 1, टेन की आर ही रहेगी, कॉट की भी आर ही है, सीकेंड की हो जाएगी आर -1 से 1 और कोसेकेंट की भी यही है। तो अब जो इनकी रेंज होगी उसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट अवे यही वाले हम लिख देंगे। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई है, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई इन ओपन इंटरवल, सीकेंड इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। वो आप याद रख सकते हैं π/2 क्यों था, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाता है उसमें फंक्शन। और ऐसे ही कॉसेक इनवर्स की -π/2 से π/2, और यहां पे भी हम 0 को छोड़ देंगे बिकॉज 0 पे कॉसेक जो होता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो बेटा अब आपको याद क्या रखना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में मेन काम आने वाली है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये आपको लर्न करनी है। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, तो आप जरूरी नहीं है कि इसको आप पूरा क्रैम करें, आप इसको समझ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये सारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो हमारे काम आएंगे। ये फॉर्मूलाज जो है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर जो है वो दीज फॉर्मूलाज विल मेक श्योर कि आपका आंसर जो है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होगा, cos inverse -x will be pi minus cos inverse x, tan inverse -x will be minus tan inverse x, cosec inverse -x will be minus cosec inverse x, secant inverse -x will be pi minus secant inverse x, cosecant inverse cot inverse -x will be pi minus cot inverse x। तो ये है फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो आपको लर्न करने। इसके अलावा और कौन कौन सी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, जैसे साइन इनवर्स 1/x है तो ये बन जाएगा cosec इनवर्स x, राइट। तो सेम वे में cos इनवर्स 1/x क्या बन जाएगा, secant इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स 1/x will become cot इनवर्स x। तो ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, ये वाइज वर्सा भी है,
यानी कॉसेक इनवर्स 1/x अगर मैं ले लूंगा तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स x। अगर मैं सीकेंड इनवर्स 1/x लूंगा तो दैट विल बिकम कॉस इनवर्स x, एंड सेम वे में इफ आई टेक कॉट इनवर्स 1/x सो दैट विल बिकम tan इनवर्स x। आई होप ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसीकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये है थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज और भी आते रहेंगे, वो मैं जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड करेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। फिलहाल यही फॉर्मूलाज बहुत है। फर्स्ट एक्सरसाइज जब हम करेंगे उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है ये वहां पे हमें हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वी मूव टूवर्ड्स few questions based on these formulas. Start करते हैं बेटा। We want to find the principal value of the following. Now principal value वही है, principal value ब्रांच के अकॉर्डिंग ही इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी इन सभी का जो आंसर है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं दे आर रेशियोज, वो रेशियोज होते हैं। उनका आंसर जो है, आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रखा है 10th क्लास से या फिर 11th क्लास में, द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वर रेशियोज। रेशियोज क्यों होती थी? या तो वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज थी या फिर हाइपोटेन्यूज बाय बेस थी, राइट एंगल ट्राइंगल के कोई दो साइड्स की रेशियोज थी। वेयर एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो एंगल की टर्म्स में आएगी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। So let's begin with first question. We have cot inverse √3. Now this simply means कि हमें ये देखना है कि cot के टेबल में √3 किस एंगल पे आता है। इसके लिए आपको जो नॉर्मल टेबल है 10th और 11th क्लास में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हुआ है रेशियोज का, उसको रेफर करना है। कॉट के टेबल में √3 आता है 30 पे, यानी कि π/6 पे। तो दिस इज आंसर, दैट्स इट। हमें कुछ नहीं करना है इसके अलावा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव साइन इनवर्स -1/√2। Here we will use the identity of sin inverse -x, which is minus sin inverse x। तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2। now simply we have to see कि साइन के टेबल में 1/√2 कब आता है, at which angle the value of sine function becomes 1/√2, and that angle is 45 degrees, which can be written as π/4, और ये माइनस का साइन भी है साथ में। तो अब आप देख सकते हो ये जो इसकी वैल्यू आई है π/6 कॉट इनवर्स की, वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रही है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स वाज 0 to π, तो ये 0 to π के बीच में ही लाई कर रहा है। सेम वे में साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वो -π/2 से π/2 थी, -90 से +90, और ये -45 उसी ब्रांच में लाई कर रहा है। तो हमेशा इसी तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट इज tan इनवर्स -√3। अगेन tan इनवर्स -x जो है वो -tan इनवर्स x होता है, सो दैट विल बिकम, ये बन जाएगा। नाउ tan के टेबल में √3 कब आता है? 60 पे, राइट। तो -π/3, माइनस पहले से ही था। नेक्स्ट वन इज सीकेंट इनवर्स -√2। देखिए सीकेंट इनवर्स -x की आइडेंटिटी थी π माइनस secant inverse x. So this will become pi minus secant inverse √2. अब हमें देखना पड़ेगा कि secant के टेबल में √2 कब आता है, और वो आता है 45 पे, यानी π/4 पे। Now we will take the LCM. This will become 4 pi minus pi. So the answer is 3 pi/4. आप चेक कर सकते हैं secant inverse की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है
वो 0 से पाई के बीच में ही है, एक एंगल बीच में हमें छोड़ना होता है π/2, तो ये 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है 135 है ये। Moving on to next one, we have cos inverse -1. Again, cos inverse minus x जो है वो किसके इक्वल होता है? पाई माइनस cos inverse x. You just have to refer the identities. x की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा. Now cos के टेबल में 1 कब आता है? cos के टेबल में 1 आता है 0 पे. So the answer is pi. और cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई ही होती है, जिसमें पाई क्लोज इंटरवल में होता है, तो इसलिए पाई जो है ये इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज cosec इनवर्स -2. Now this will become minus cosec inverse 2 because cosec inverse minus x is minus cosec inverse x. Now cosec के टेबल में 2 आता है 30 पे, यानी π/6 पे, so the answer is minus π/6. तो ये इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हो कि इन सभी की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने आपको भी बताई थी उसी में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप सबको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो चलिए अब थोड़े से डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे वी कैन सी दैट देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। करने का वे जो है कुछ डिफरेंट नहीं है, इसी तरह से ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। इन फर्स्ट वी हैव tan इनवर्स √3 and then we have secant inverse -2. Now tan inverse √3 means कि tan के टेबल में √3 कब आता है, और वो आता है 60 पे, यानी π/3 पे। और secant के टेबल में -2 कब आता है ये जानना जरूरी नहीं है, ये माइनस हम बाहर ले आएंगे। जो आइडेंटिटी थी हमारी secant इनवर्स -x की वो यूज करते हैं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दैट आइडेंटिटी। secant इनवर्स -x इज एक्चुअली पाई माइनस secant इनवर्स x। तो ये बन गया। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। tan के टेबल में √3 कब आता है, वो आता है π/3 यानी कि 60 पे, एंड secant के टेबल में 2 आता है 45 पे। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दीज टू। On solving, this will become 4 pi minus pi, so the answer will be 3 pi by 4. Now we have to simplify this using LCM. 3 and 4 का LCM will be 12, so this will become 4 pi minus 9 pi. Final answer is minus 5 by 12. तो ये फाइनल आंसर है। फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड में वी हैव cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। सिंपल क्वेश्चन है। cos के टेबल में 1/2 कब आता है, ये आता है 60 पे, एंड साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, वो आता है 30 पे। 30 यानी π/6। सो नाउ दिस विल कैंसल ऑफ, तो ये बन जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 2 π/3। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। थर्ड पे बढ़ते हैं। In third question we have tan inverse 1 plus cos inverse minus half plus sin inverse minus half. Now there are two ways of simplifying this question. एक तो है कि आप इन सभी की इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आप कर ही रहे हो, और देन सभी को ऐड कर देंगे। द अदर वे इज इन दोनों का जो x है वो सेम है, राइट इन दोनों में यहाँ पे जो रेशो के मान है वो सेम है, एंड वी डू नो दैट कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x π/2 बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसी का यूज करने वाला हूं। tan के टेबल में 1 कब आता है, 45 पे, यानी π/4, एंड दिस विल बिकम π/2। सो ऑन टेकिंग एलसीएम दिस विल बी 3 π/4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज आपको लर्न होंगी उतना ही आपको फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे आप देख सकते हो कि सभी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो भी है, राइट।
यहाँ पे वी कैन नॉट सी. Okay, the question is correct now. Now, before moving on to these question, हमें कुछ नई set of identities पता होनी चाहिए, और वो है sin inverse of sin x will be equal to x. अब ये आपको देखने में लग रहा है कि sin से sin inverse जो है वो कैंसिल हो गया, जबकि इसे कैंसिल होना नहीं बोलते हैं, वो सिंप्लीफाई होके ये बना है. मैं जैसे आपको बता देता हूँ. इफ वी हैव sin inverse sin pi by 6, so how will we solve it? हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले sin pi by 6 की वैल्यू डालेंगे विच इज 1/2, राइट. साइन के टेबल में 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है? 1/2. अब मैं फिर आपसे पूछूंगा कि साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, तो आंसर विल बी 30. तो आप देख सकते हैं कि इसका पोटेंशियली आंसर तो वही बन गया, जैसे कि ये जो एंगल यहाँ पे लिखा है वही आंसर आया है. बट हमें ये बार बार सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए इसकी ये आइडेंटिटी आप लर्न कर लीजिए. बट टेक्निकली आप ये मत समझना कि ये कट रहा है, काट के दिखाना नहीं है. एटलीस्ट अगर आप माइंड में सोच भी रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर तो वही बनना है. ठीक है. और इसका वाइस वर्सा भी है, यानी कि बाहर साइन हो और अंदर साइन इनवर्स हो तब भी वैल्यू सेम ही रहेगी. और ये आइडेंटिटी सिर्फ साइन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है. tan, cot, कोसिकेंट, सीकेंट सभी के लिए है. तो अगर कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x होगा तो वो x बन जाएगा. ऐसे कोसिकेंट बाहर आ जाए, कोसिकेंट इनवर्स अंदर, तो तब भी वो x ही रहेगा. tan ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू भी x बन जाएगी. तो ये कंसेप्ट है, ये आइडेंटिटीज का यूज करके हम इन सभी की वैल्यूज फाइंड करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो दिया है. ओके, अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये जो अगर सीकेंड की बजाय tan होता है, तो tan और tan इनवर्स जो है अभी जो हमने आइडेंटिटी यूज की है उसके अकॉर्डिंग वो वहां से कैंसिल ऑफ हो जाते, कैंसिल. ठीक है. और हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा. तो मैं कैसे कर सकता हूं? वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, राइट. तो मैं इसको थीटा की तरह कंसिडर कर रहा हूं. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट. सो सेम वे में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है. तो दिस विल बिकम 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3. अब आगे कैसे सॉल्व करना है? अब आगे ये भी आपको पता होगा कि tan स्क्वायर थीटा का एक्चुअल मीनिंग tan थीटा का होल स्क्वायर ही होता है. ठीक है. तो दैट मीन्स इसको मैं tan ऑफ tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट. और सेम वे में दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज cot ऑफ cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर. दिस इज 1. नाउ वही tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बचा. काटना मत, ये सीक्रेट है, आपस में रखना बस. ओके. तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, देन ये 1, और यहाँ पे cot से cot इनवर्स भी गए, तो 3 का स्क्वायर विल बी 9. सो इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 15. तो ये है इसकी वैल्यू, राइट. तो आई होप क्लियर हो गया इक्वेशन. आगे बढ़े. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाय 3. अब ये आप सोच रहे होंगे कि सीधा साइन से साइन इनवर्स कटा, ये तो एक ही लाइन में हो गया. एक ही लाइन में हो जाता, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है जानते हैं? साइन इनवर्स दिया है. अब साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? आंसर तो क्योंकि उसी में आना चाहिए ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में. अगर मैंने सीधा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दिया तो आंसर आ जाएगा 4 पाई बाय 3. और जबकि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ये -90 से +90, और ये जो वैल्यू है 4 पाई बाय 3, ये इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को
बिलोंग नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स मैं इसको स्ट्रेट अवे कैंसिल करके अगर 4/3 आंसर लिख दूंगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा. वाई? बिकॉज द आंसर विल नॉट बी लाइंग इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन. नाउ व्हाट टू डू नाउ, हम पहले इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे कुछ कटिंग करके, तोड़ मरोड़ करके, मॉडिफिकेशन करके, जिससे कि जो एंगल कन्वर्ट होके बने वो एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए. वो मैं कैसे करने वाला हूं देखिए. दिस इज 4π/3. 4π/3 मतलब 240 हो गया ना. तो 240 को 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 60 लिख सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज पाई प्लस π/3. ठीक है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूं मैं. नाउ साइन 180 प्लस थीटा आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी 11th क्लास में. 180 प्लस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है और फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता था, सिर्फ 90 और 270 पे ही फंक्शन चेंज होता था. 11th क्लास में आपने पढ़ा था. और 90 और 270 का हम यहां पे यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पे फंक्शन चेंज हो जाता है. तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट. वी विल ओनली बी यूजिंग 180 और 360. ठीक है. नाउ यहां पे मुझे आइडेंटिटी का यूज करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स की, जो की होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, तो ये पूरा एक्स की तरह कंसिडर करिए. साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स. नाउ साइन से साइन इनवर्स क्या होगा? कैंसिल, राइट. सो द आंसर इज -π/3. अब -π/3 इस ब्रांच में लाई करते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं. सो दैट मीन्स यही हमारा आंसर है. ठीक है, तो इस तरह के जो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहे होंगे वो याद रखना बिल्कुल सिंपल नहीं होंगे, उसमें एंगल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा. इफ यू आर टू मच लकी तो हो सकता है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें स्ट्रेट अवे ही आंसर आना हो, बट मैंने यहां पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया. अब यहां पे देखिए tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4. अगर मैं सीधा कैंसिल करता हूं तो वैल्यू आती है 3π/4 यानी 135, जो कि tan इनवर्स की ब्रांच में लाई नहीं करती. tan इनवर्स की ब्रांच होती है -π/2 से π/2, तो ये लाई नहीं कर रहा है. सो वी विल कन्वर्ट दिस एंगल. कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस इज 135. 135 को 90 प्लस 45 लिखा जा सकता है, बट एज आई टोल्ड यू वी विल नॉट बी यूजिंग 90 और 270. तो सिर्फ 180 या 360 का यूज करना है. सो आई विल राइट इट एज पाई माइनस π/4 यानी 180 माइनस 45. नाउ tan 180 माइनस थीटा इज -tan थीटा. Excuse me. Now tan inverse minus x will become minus tan inverse x. ठीक है, माइनस बाहर आ गया और tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, तो आंसर इज -π/4. तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव cot इनवर्स cot 7π/6. नाउ फिर से वही कहानी है. cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो 0 से पाई होती है और 0 से 180. तो 0 से 180 के बीच में ये एंगल लाई नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली 210. तो बड़ा एंगल है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. 210 है तो उसे 180 प्लस थीटा 180 प्लस 30 लिख दूंगा ऐसे. ना cot 180 प्लस थीटा जो होता है वो प्लस cot थीटा होता है. वाई प्लस? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड रिमेंबर थर्ड क्वाड्रेंट में cot जो होता था वो पॉजिटिव होता था. तो cot से cot इनवर्स कैंसिल होगा. सो आवर आंसर इज π/6, जो कि 0 से पाई, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें लाई कर रहा है. तो ये आंसर हमारा करेक्ट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे. We have cosec inverse cosec 13π/6. Now 13π/6 is actually 390. ये तो 360 से भी बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसे 180 प्लस मत लिखना, क्योंकि 180 प्लस करके लिखोगे तो दोबारा फिर से ब्रेक करना पड़ेगा. तो आई एम गोइंग टू, बिकॉज ये 390 अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, सो दिस कैन बी रिटन एज 360 प्लस 30. आप सिंपली ब्रेक भी कर सकते हैं, ये भी आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है.
सो नाउ cosec 360 प्लस थीटा, कभी भी 360 प्लस थीटा हो तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा आ जाता है, यहां पे प्लस माइनस कुछ नहीं आना, मतलब आई मीन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये आ गया, cosec इनवर्स cosec x विल बी इक्वल टू x। क्या ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि cosec इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी -90 से +90 और ये वैल्यू उसमें लाई कर रही है। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी कंसेप्ट थे हमने वो कवर कर लिए। तो इनके और बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा, हर साल की ट्रिग्नोमेट्री की तरह इस साल भी ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है। ये चैप्टर खुद में तो बहुत छोटा है, बट इट्स एप्लीकेशन आर एक्सटेंडेड टू मैनी चैप्टर्स। बहुत सारे इसके आगे जो कैलकुलस आने वाला है, कैलकुलस में भरा पड़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा ये। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।